हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, जो यूपी पीसीएस प्री जो परीक्षा दोस्तों आगे होगी, ठीक है, उसकी आज आखिरी डेट है ऑनलाइन की। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए मैराथन यानी क्वेश्चन आंसर की पीसीएस प्री की मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। और डेली दोस्तों आपको रात्रि 9 बजे इसकी क्लास आपको मिलेगी। और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, और धमाकेदार पढ़ते रहिए। और प्रयास यही रहेगा कि जो सवाल है पीसीएस के प्री में जीएस के, वो एक भी आपके बाहर ना हो। तो दोस्तों, आनंद उठाइए मेरे साथ और लुत्फ उठाइए पीसीएस प्री एग्जाम जीएस जो 150 नंबर की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसमें से दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोस्तों जो आज सीरीज जो स्टार्ट करेंगे वो प्रस्तावना को लेकर के करेंगे। संविधान की सीरीज, संविधान में प्रस्तावना, ठीक है। तो जरा देखो, भारत का संविधान उद्देशिका लिखी हुई है, यही तो दोस्तों लिखा हुआ है। देखो, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये दोस्तों आपकी क्या है? प्रस्तावना है, प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना में दोस्तों कुछ बेसिक बातें जैसे हम लोग जान लेते हैं। बेसिक बातें दोस्तों इस प्रस्तावना में क्या रहेंगी? बेसिक बातें अगर बात करें तो जरा देखो, ये मैंने साइड से प्रस्तावना कर दी, क्लियर। अब यहाँ से दोस्तों सवाल जो पूछे जा सकते हैं, पहला वो दोस्तों क्या आ सकता है? सवाल ये आ सकता है, प्रस्तावना की जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है? संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो दोस्तों जो संकल्पना है, संकल्पना वो आपकी कहाँ से ली गई है? संकल्पना यूएसए से। और दोस्तों इसकी भाषा का जो गठन है, भाषा वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा का गठन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, क्लियर। अब दोस्तों जो इसमें लिखा हुआ है शब्द देखो, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये जो प्रस्तावना में दोस्तों जो शब्द लिखे हुए हैं, कौन कौन सी? सबसे पहला जो शब्द आया हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, क्लियर दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्लियर, कॉमा। इसके बाद दूसरा जो शब्द है समाजवादी। कौन सा दोस्तों प्रस्तावना में शब्द है? समाजवादी। समाजवादी के बाद तीसरा जो शब्द है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, क्लियर, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। निरपेक्ष हो गया दोस्तों, इसको ये हटा देते हैं। है क्या? पंथ निरपेक्ष है दोस्तों, क्लियर। पंथ निरपेक्ष के बाद में अगला जो शब्द है आपका लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। और फिर बच्चों क्या है? गणराज्य या गणतंत्र। ये दोस्तों जो 5 शब्द हो गए। तो अब जो पीसीएस प्री परीक्षा होगी वो आपसे क्या कहेंगे? प्रस्तावना में वर्णित इन शब्दों को क्रम से लगाएं। प्रस्तावना में वर्णित इन शब्दों को क्रम से लगाएं। तो सबसे पहला क्रम क्या है? सबसे पहला आएगा संपूर्ण प्रभु संपन्न। प्रस्तावना के अनुसार देखो यही है पहला शब्द। फिर है समाजवादी, फिर दोस्तों पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्रात्मक, फिर है गणराज्य।
ये बिखरे हुए शब्द वहां पर देंगे दोस्तों एग्जाम में पीसीएस प्री, और आपसे कहेंगे इन शब्दों को क्रम से लगाएं। तो प्रस्तावना का जो ये शब्द है इनका क्रम है, ये रहेगा आपका, ये रहेगा। एक तो दोस्तों ये क्रम आपसे लगवाया जा सकता है। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्रस्तावना में और कौन सा क्रम लगवाया जा सकता है, दूसरा आपसे कहेगा 3 प्रकार के सामाजिक न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं। क्लियर? 3 प्रकार के प्रस्तावना में क्या है, न्याय है। तीनों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो दोस्तों इन 3 प्रकार का जो क्रम है वो क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक कामा आर्थिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्या है, न्याय है इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो आपसे कहा जा सकता है प्रस्तावना में कुल कितने न्याय हैं, इनको क्रम से लगाएं। तो सबसे पहले सामाजिक आएगा, फिर आर्थिक आएगा और फिर राजनैतिक न्याय आएगा। क्लियर? फिर दोस्तों एक क्रम दोस्तों और आपसे प्रस्तावना में पूछा जा सकता है, वो दोस्तों क्रम क्या रहेगा, आपसे कहेगा प्रस्तावना में जो ये शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों को क्रम से लगाएं। तो पहला दोस्तों शब्द है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये शब्द हैं कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विश्वास, धर्म, उपासना। क्लियर है दोस्तों, धर्म और उपासना। तो ये भी तो शब्द क्रम में लिखे हुए हैं पांचों, कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो अगर आपसे कहा जाए जो प्रस्तावना में शब्द हैं इनको निम्नलिखित शब्दों को क्रम से लगाएं, तो पीसीएस में दोस्तों ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो भाषा यूएसए से ली गई, संकल्पना यूएसए, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और ये शब्दों का क्रम 3 प्रकार के न्याय शब्दों का क्रम, विचार, अभिव्यक्ति का क्रम, और सबसे नीचे एक तारीख लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अंगीकृत किया गया था, मतलब लोगों ने स्वीकार किया, अधिनियमित किया गया था, अपने ऊपर लागू किया। आत्मसमर्पित, पूर्णता इस पर है, क्या है, समर्पित है। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार भी हुआ था। तो कभी कभार एग्जाम वाले पूरी प्रस्तावना दोस्तों लिखेंगे और यहाँ तारीख में डॉट डॉट कर देते, नीचे ऑप्शन दिए होंगे और आपसे कहेंगे यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, या इस प्रस्तावना में कोई भी शब्द डॉट डॉट कर देंगे और कहेंगे निम्नलिखित में से खाली स्थान में क्या आएगा। या जो मैंने ये शब्दों को क्रम से लगवाया हुआ इनके भी पीसीएस प्री एग्जाम में क्रम भी आपसे लगवा सकते हैं। ठीक है, चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो दोस्तों आप लोग। तो ये दोस्तों हो गया क्रम और प्रस्तावना आपने देखी, पढ़ी, कुछ चीजों को समझा पीसीएस के एग्जाम के लिए कि वो डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई भी चीज ऐसे पूरी प्रस्तावना लिखी होगी डॉट डॉट, नीचे ऑप्शन बना देंगे, ये शब्द क्रम से लगवा देंगे। अब इस प्रस्तावना को लेकर के जितने भी सवाल हैं दोस्तों जो एग्जाम में आते हैं, जैसे भी आएंगे केस एस हैं, तो आइए उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों जरा देखो, पहला सवाल देखो आपके सामने, ये रहा दोस्तों जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मैंने खुद ये दोस्तों सवाल फ्रेमिंग किए हुए हैं। ठीक है, और जरा देखो लिखा हुआ यूपी पीसीएस प्रीलिम भारतीय संविधान प्रस्तावना। क्लियर है? तो आइए देखते हैं जरा क्या है। पहला सवाल क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, संघीय गणराज्य दिया हुआ ऑप्शन, और अगला जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों
संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। सी में दिया हुआ संसदीय लोकतंत्र और डी में दिया हुआ समाजवादी। तो आप बताएं इस सवाल का जो आंसर जो हो जाएगा, जो पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो अभी दोस्तों मैंने पहले ही जो क्रम लगवाया था, तो देखो क्या उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। मान लेते ये सवाल आया पीसीएस में, तो आप क्या कहोगे कि संपूर्ण प्रभु संपन्न भी है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक भी है और गणराज्य भी है। तो इस सवाल का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। आइए, अगर बी हो जाएगा दोस्तों तो इन शब्दों को देखते हैं जरा। तो पहला दोस्तों जो शब्द आया हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्लियर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसका दोस्तों अर्थ क्या रहेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों इसका अगर बात करें तो दोस्तों जरा देखना, संपूर्ण प्रभु संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने निर्णय लेने में क्या होता है, स्वतंत्र हो, जो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो देश। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभु संपन्न। अब दोस्तों जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय कौन कौन से रहेंगे, तो जैसे आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय। जैसे आंतरिक निर्णय, क्लियर, कौन सा निर्णय हो जाएगा, आंतरिक निर्णय, और दूसरा जो निर्णय रहेगा वो क्या रहेगा, बाह्य निर्णय। ठीक है, बाह्य निर्णय। तो एक ऐसा देश जो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो पूर्णता, किसी अन्य देश का उस पर दबाव ना हो, ऐसे देश को क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आंतरिक निर्णय का मतलब सामाजिक निर्णय, राजनीति से जुड़े निर्णय, आर्थिक निर्णय, और बाह्य निर्णय का मतलब संधि समझौता, कोई देश मित्र है, शत्रु है। तो आंतरिक में कौन कौन से देश वो निर्णय लेगा, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक एक निर्णय लेगा, आर्थिक भी दोस्तों लेगा देश अपना, और राजनैतिक भी। ठीक है, और बाह्य निर्णय में दोस्तों, बाह्य में क्या रहेगा, जैसे कोई देश संधि करे, क्लियर, अपना देश, कौन सा देश अपना मित्र देश है, कौन सा देश शत्रु देश है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है अपने देश में, मान लेते चुनाव हो या कोई योजना आई, तो ऐसा तो है ना कि अपना देश किसी पड़ोसी देश से पूछने जाता हो कि भाई बताओ ये योजना लगा चालू करें कि ना करें। अपना देश पूर्णतः स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में। ऐसे देश को क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्णतः संपन्न हो, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। पहला जो शब्द आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था संप्रभु, उसका मैंने दोस्तों अर्थ बता दिया हुआ है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा जो दोस्तों जो शब्द आया हुआ है समाजवादी, ये पहला शब्द था, और दूसरा उसी में लिखा था क्वेश्चन में समाजवादी। इस समाजवादी का दोस्तों अर्थ क्या रहेगा, तो दोस्तों अगर बात करें, क्यों, तो समाज जो है वो क्या है, सर्वोपरि है। समाज क्या है, सर्वोपरि है। और जो समाज है किसकी बात करता है, समानता की बात करता है, और समाज में भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक है, तो समाजवादी जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, समाज को सर्वोपरि माना गया है, और ये समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं सब समानता की बात कही गई है। समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं किसी के साथ शोषण ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए, ऐसे देश को क्या कहते हैं, समाजवादी। अगर समाज होगा तभी हम सब आप हैं, तभी नेता मंत्री जितने भी राज्य कर पाएंगे हम ही के ऊपर। और जब समाज नहीं होगा तो सरकार किसके ऊपर चलेगी,
इसलिए समाज सर्वोपरि है, समानता की बात करता है और समाज में जितने वर्ग के लोग भी हैं उसके साथ किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। ऐसे देश को क्या कहते हैं? समाजवादी, समाजवादी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बात और देखते हैं। 2 बातें हो गई। फिर दोस्तों एक शब्द लिखा होगा लोकतंत्र, या लोकतंत्र से पहले शब्द जो है वो दोस्तों क्या? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। क्लियर दोस्तों? पंथ निरपेक्ष, इसका दोस्तों क्या अर्थ होगा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की अगर दोस्तों बात करें तो जरा देखना, इस पंथ निरपेक्ष में अगर बात करें तो इसमें क्या कहा गया है? जो अपनी राज्य है तो राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, राजकीय धर्म ना हो, धर्म ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? जो अपने यहाँ की सरकार है, राज्य है, वो कोई नया धर्म ना बनाए अपनी तरफ से, और ना जबरदस्ती करे कि हम आज से बिंदु धर्म बना रहे। जैसे हम लोगों का हिंदू धर्म चलता है, राज्य ने कहा कि हम बिंदु धर्म बना रहे हैं, सब लोगों को इसी धर्म को मानना है। तो राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म ना हो, और वैसे व्यक्ति जिस धर्म में जाना चाहता है जाए, जिस धर्म में अपनाना चाहता है उस धर्म को अपनाए, बशर्ते राज्य का अपना कोई धर्म ना हो और राज्य उस धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। ऐसे देश को क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म ना हो और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, इसी को क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें, एक तो ये शब्द हो गया, दूसरा जो शब्द था लोकतंत्र। लोकतंत्र, तो दोस्तों अगर लोकतंत्र की बात करें तो एक व्यक्ति थे दोस्तों अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, और इन्होंने लोकतंत्र की दोस्तों एक परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन है, शासन है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? जनता वोट डालती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति को चुन लिया गया, फिर वही प्रतिनिधि जनता के ऊपर क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो ये दोस्तों लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था? जनता का, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के द्वारा। तो यहाँ का कर लेते हैं, तो जनता हो गई, जनता के द्वारा क्या किया जाता? वोट डाला जाता है और एक राष्ट्र प्रमुख चुना जाता है। वही प्रमुख जनता के ऊपर ही शासन करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे देखते हैं। फिर दोस्तों एक शब्द जो आया हुआ अपने क्वेश्चन में, वो क्या लिखा हुआ? गणतंत्र या गणराज्य। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब अपने यहाँ जो राष्ट्र प्रमुख होता है, कौन सा? राष्ट्र प्रमुख, यानी राष्ट्र का जो प्रमुख जो होता है वो वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो। तो जैसे अपने यहाँ क्या है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। क्या कल जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो क्या इनके लड़के राष्ट्रपति बनेंगे या इनकी बेटी बनेगी या लड़के के लड़के बनेंगे? नहीं। तो वही कही रहा, वंशानुगत क्रम में ना हो अपने राष्ट्र प्रमुख, बल्कि जनता के द्वारा चुनाव हो, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। यानी ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख वंशानुगत क्रम में ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र। यानी जो शासन प्रमुख है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ना हो, जनता चुनाव करे फिर चुना जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं, गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट लो। आइए दोस्तों
अगला जो सवाल देखो लिखा हुआ है वो क्या था। अगला सवाल कहा गया, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 24वां संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा, 44वां संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक शब्द और था अखंडता। ठीक है, और ये कब जोड़े गए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी उत्तर सही हो जाएगा। कब ये किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। 2 तो इसमें लिखे हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द दोस्तों कौन था? अखंडता, अखंडता। तो ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये दोस्तों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है, आरओ या पीसीएस के प्री के एग्जाम में भी। तो आप लोग ध्यान रखना, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे अगला जो बड़ा खूबसूरत सा जो दोस्तों जो सवाल दिया हुआ है तो उस पर देख लेते। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान में कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको संविधान में कब अपनाया गया था? तो बताएं जरा, कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो आप बताएं अपने प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949, यही तो लिखा हुआ है। और इसी दिन दोस्तों क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। क्लियर? और इस पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 लोगों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर। और इसी दिन दोस्तों, इसी दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत मतलब हम भारत के लोग इसे स्वीकार करते हैं। इसी दिन अधिनियमित किया गया था और हम भारत के लोग इसे अपने ऊपर लागू करते हैं। और इसी दिन आत्मसमर्पित किया गया था। हम भारत के लोग पूर्णतः क्या इस पर समर्पित हैं। तो अगर आपसे कहे संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। 284 लोगों ने दोस्तों यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और इसी दिन संविधान अंगीकृत हुआ, मतलब हम स्वीकार करते, अधिनियमित, अपने ऊपर लागू करते, आत्मसमर्पित, पूर्णतः इस पर समर्पित है, तन मन धन हर तरीके से। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रखना। और 9 दिसंबर 1946 की क्या हुआ था? संविधान की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 की संविधान की पहली बैठक। और इस पहली बैठक में जो कुल सदस्य जो दोस्तों गए थे वो कुल कितने गए थे? 211 सदस्य। और इस पहली बैठक में जिसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को। और पहली बैठक का दोस्तों विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिन्ना। क्यों किया था? क्योंकि चाहते थे अपना अलग से एक देश हो और अलग से संविधान हो, इसलिए पहली बैठक का विरोध किया। सॉरी दोस्तों, तो पहली बैठक का क्या किया गया था? विरोध। और ये कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला जो दोस्तों जो सवाल है वो क्या है? प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, तो बंधुता आई, समानता आई, न्याय आई, कौन सा नहीं है? संघवाद नहीं है। ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? संघवाद।
एकता, अखंडता, बंधुता, बंधुता भाईचारे की भावना, समानता, हम सब समान है, बराबर है। और 3 प्रकार के न्याय भी बताए थे मैंने, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। आर्थिक और राजनैतिक न्याय। क्लियर? ये 3 प्रकार के दोस्तों हमने क्या बताए थे? न्याय बताए हुए थे। सामाजिक मतलब वही रंग, रूप, धर्म, जाति के आधार पर समाज में कोई भेदभाव ना हो। आर्थिक मतलब धन का वितरण समान हो, सभी के पास बराबर रुपए हो, बराबर पैसा हो, 1 व्यक्ति 1 रुपए, 3 व्यक्ति 3 रुपए, 5 व्यक्ति 5 रुपए। राजनीतिक न्याय का मतलब हर एक व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, हर एक वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, हर एक वर्ग का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, हर एक वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, हर एक वर्ग का व्यक्ति सांसद बन सकता है, हर एक वर्ग का व्यक्ति विधायक बन सकता है। तो इन्हीं तीनों न्याय को ही दोस्तों क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनैतिक। और इस सवाल का जो उत्तर था वो दोस्तों क्या था? सी सही था। ठीक है, चले आगे देखते हैं। प्रस्तावना में दोस्तों अगर बात की जाए तो जरा देखो क्या कहा गया। प्रस्तावना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक के बाद आर्थिक न्याय, और आर्थिक के दोस्तों जो बाद आएगा वो क्या आएगा? राजनीतिक न्याय। और तीनों का मैंने दोस्तों अभी भी राजनैतिक न्याय, अभी जस्ट आपको तीनों का अर्थ बताया। समाज मतलब रंग, रूप, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। आर्थिक मतलब धन का वितरण समान हो, हर एक वर्ग का व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकता है। तो इस सवाल का जो उत्तर था बी, आपका तीसरा विकल्प सही था। क्लियर दोस्तों? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तीसरा सही था। आइए अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगला जो सवाल है, हम भारत के लोग शब्द किसका संकेत देता है? ठीक है, संसदीय सर्वोच्चता, जनसत्ता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति शासन। तो किसका दोस्तों ये संकेत देता है? जनसत्ता, जनसत्ता। जो संविधान में दोस्तों नहीं लिखा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, तो वही हम भारत में जो लिखा हुआ संविधान में उसी का दोस्तों ये क्या देता है? संकेत देता है, जनसत्ता, जनसत्ता। तो इसका भी दोस्तों जो आंसर था वो आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों ध्यान रखना। अब इसी में दोस्तों कुछ बातें और कर लेते हैं। तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम सुना होगा लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट, और एक नाम सुना होगा ब्रस्टन चर्चिल, ब्रस्टन चर्चिल, ब्रस्टन चर्चिल, ब्रस्टन ना होगा। क्लियर? ये 2 व्यक्ति थे और इन्होंने क्या कहा? ये दोनों दोस्तों क्या थे? आलोचक थे, आलोचक। और इन्होंने क्या आलोचना की? जो प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये शब्द नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया हम भारत के लोग जो शब्द है ये भारत की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसलिए दोस्तों लॉर्ड विस्काउंट और विंस्टन चर्चिल ने इस शब्द की क्या की थी? आलोचना की थी। और इन्होंने कहा हम भारत के लोग संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, केवल सिंगल 1-2 लोगों करता है, इसलिए ये शब्द यहाँ पर गलत है। और इस शब्द की जो आलोचना की थी लॉर्ड विस्काउंट और ब्रस्टन चर्चिल ने की थी, ब्रस्टन चर्चिल ने की थी। ठीक है दोस्तों? तो चलिए ये भी दोस्तों ध्यान रखना कि आलोचना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। अगला, प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? अभी बताया था, ऐसा तंत्र जहां का शासन प्रमुख वंशानुगत क्रम में ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाए। तो देखो वंशानुगत राजा ना हो,
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। ठीक है, या ऐसा भी लिखा होता है राष्ट्र प्रमुख का चुनाव होता है, राष्ट्र प्रमुख, अपने राष्ट्र के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर था दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए आपका उत्तर, ए उत्तर हो जाएगा। 13, प्रस्तावना संविधान का भाग है, पहला नहीं है, केवल आंशिक रूप से है, हाँ, केशवानंद भारती निर्णय 273 द्वारा, केवल नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस। ठीक है दोस्तों, तो जरा देखना, ये जो केस में अगर बात करें तो एक केस आया था बेरूबारी केस, बेरूबारी केस, और ये दोस्तों केस कब आया था, 1960 में। क्लियर। फिर दोस्तों एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केस, भारतीय बनाम भारत संघ केस, भारत संघ केस, भारतीय बनाम भारत संघ केस, और ये दोस्तों केस कब आया था, 1973 में। फिर दोस्तों एक केस आया था मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, और ये दोस्तों जो केस आया था कब आया था, 1980 में। फिर दोस्तों आया था LIC ऑफ इंडिया केस, LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, और ये दोस्तों केस कब आया था, 1995 में। क्लियर, ये आपके केस आए थे। तो सवाल क्या था, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, इसी केस का निर्णय, इसी का निर्णय करने के लिए ये दोस्तों कुछ केस आए थे, और उसमें कहा यह गया था, पहला जो बेरूबारी केस है इसमें ये कहा गया था प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। इसके बाद कुंजी अलग, मस्तिष्क अलग। जैसे हमें अपने दिमाग की जरूरत कब पड़ेगी, किसी बुक को पढ़ना हो, हमें पढ़ाना हो तो दिमाग की जरूरत है, नहीं तो कैमरा अलग, मेरा दिमाग अलग। तो बेरूबारी केस में दोस्तों यही बात कही गई थी, और इस केस बेरूबारी केस में माना प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो पहला केस बेरूबारी, उस केस में यही कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो पहला केस तो ये हट गया। दूसरा जो केस आया था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस, और इसमें दोस्तों कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और अतः इसमें संशोधन हो सकता है। इसलिए सवाल का देखो उत्तर क्या था, प्रस्तावना संविधान का अंग है। किस केस में कहा गया था, हाँ, केशवानंद भारती निर्णय केस 1973। तो पहला ऐसा केस था जिसने माना प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है। तभी तो वो संशोधन हुआ था 73 के बाद 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और अभी तक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ। फिर एक केस आया था मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। इससे पूछा गया आपका क्या कहना है, तो इसने केशवानंद केस की बात दोहरा दी कि केशवानंद केस ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है। हम भी इस बात से सहमत है उनकी, तो मिनर्वा मिल्स केस ने यही बात दोहरा दी। ठीक है, फिर LIC ऑफ इंडिया जो केस आया था दोस्तों, LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक है, ये कब आया था, 1995 में दोस्तों केस आया था, और इस केस में भी यही माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है। तो इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो केस था जिसने स्वीकार किया प्रस्तावना संविधान का अंग है, सबसे बड़ा जो केस था वो कौन था, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, केस की तारीख याद रखना और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
और इसी में दोस्तों एक केस और देख लेते हैं, शायद उस केस पर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए। सी सवाल का उत्तर सही था, ये सही था। एक केस दोस्तों और आया था, मदन गोपाल केस, मदन गोपाल केस। और ये दोस्तों जो केस आया था, ये कब आया था? मदन गोपाल केस 1957 में आया था। और इसने क्या कहा था? प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं, मतलब इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसके खिलाफ न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो मदन गोपाल केस में सबसे पहली बार ये कहा गया कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस केस में यह बात कही गई थी कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं, तो मदन गोपाल केस, मदन गोपाल केस। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान रखना, मदन गोपाल केस में भी दोस्तों यही बात कही गई थी। आइए आगे देखते हैं। अगला तो दोस्तों जो सवाल है वो दोस्तों क्या कहा गया है? कहा यह गया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन की दी गई है। तो बात करें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। केवल अभिव्यक्ति, केवल धर्म, केवल विचार। तो दोस्तों अब जरा गौर से सुनना दोस्तों, जिस कथन कारण पे अगर केवल दोस्तों मिल जाता शब्द, केवल उसके आगे लिखा मिल जाए, तो लगभग दोस्तों वो 95% कथन गलत होता है, कथन गलत होता है। तो अब अगर पीसीएस में कभी कथन कारण पे सवाल आया और केवल शब्द लिखा मिल रहा, तो आप समझ जाना वो लगभग गलत होता 95%। तो आप बताओ इस प्रस्तावना में हमें किसकी स्वतंत्रता? 5 शब्द, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार का मतलब क्या है? अपने अंदर विचारों को सोचना। हमने सोच लिया, अच्छा ये बात बोलनी है। अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचारों को प्रकट करना, सोच करके फिर हमने बोल दिया। और जो व्यक्ति सुन रहा होगा, अगर उसे सुन रहा होगा, अच्छा लगेगा, तो मेरे वो विचारों पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। ठीक है, और इन्हीं विचारों को ही अपने धर्म में दोस्तों अपना लेना। ठीक है, और उपासना जो शब्द है इसका मतलब पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना, उपासना पद्धति अपनाना। फिर से सुनना, विचार जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? अपने मन के अंदर विचारों को सोचना, समझना, सोच लिया। अभिव्यक्ति विचार का अगला रूप है, यानी जो मैंने सोचा वो बोल दिए विचार, मैंने अपनी बात कही दी आप लोगों से, फिर उन विचारों पर लोग स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे कि हाँ उसने जो ये बात बोली थी बहुत अच्छी है। फिर उन विचारों को अपने धर्म में अपनाया जाएगा और पूजा पाठ भी की जाएगी। तो इसका जो आंसर इस सवाल का था 9 का, वो क्या उत्तर था? ए उत्तर सही था, ए उत्तर सही था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं जो प्रस्तावना में जहां जहां से जो सवाल थे जो एग्जाम में आते थे दोस्तों, और पीसीएस में क्रम लगाएंगे और किसी शब्द का अर्थ अगर पूछा तो मैंने दोस्तों सब आपको बता दिया हुआ है विधिवत। ये देखो लिख करके, ये प्रस्तावना। और अगर प्रस्तावना से आपके पीसीएस में कोई सवाल आया प्री में, तो दोस्तों मेरा दावा है यहां से बाहर नहीं होगा। चाहे किसी का अर्थ पूछे, सब मैंने नहीं लिखवाया लेकिन बोल के ज्यादातर सबके अर्थ बता दिए हुए। या ये प्रस्तावना लिखेगा, बीच में डॉट डॉट कर देता है, कुछ शब्द गायब कर देता है, तब भी आपको दिक्कत नहीं, प्रस्तावना पढ़ लेना। प्रयास मेरा यही है कि प्री एग्जाम में पीसीएस में इस प्रस्तावना से कोई सवाल बाहर ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, कल की जो क्लास रहेगी वो संविधान की बैठक, अनुसूचियां और भाग को लेकर के रहेगी। तो कल दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस के क्लास में एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। और दोस्तों मैंने जो आज चीजें बताई है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें
सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल दोस्तों हम लोग फिर एक नए क्लास के साथ मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।